आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जो अनुमान हमने पहले लगाया था SU-57 को लेकर के, हमारा अनुमान पूरी तरीके से सही है। पहली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं द प्रिंट की एक रिपोर्ट में, जहां पर अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि भारतीय वायुसेना में आपको SU-57 अब देखने को मिलेंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था, कि पूरी तरीके से 4.5 जनरेशन पर आधारित नहीं रहेगी, आश्रित नहीं रहेगी, बल्कि 5th जनरेशन के लिए भी एक विंडो खोली जाएगी। और अब ऐसा ही हुआ है। द प्रिंट की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस समय भारतीय वायुसेना एक ऐसे स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ रही है जहां पर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इनको भी कंसीडर किया जा रहा है। और प्रिंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस समय रूस और भारत के बीच में जो डिस्कशन है वो शुरू हो चुके हैं। और ये डिस्कशन है SU-57 की 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर के, यानी तकरीबन 36 से 53 एयरक्राफ्ट या 36 से 50 एयरक्राफ्ट जो है, इनके आसपास जो है वो खरीदे जाएंगे। दरअसल यहाँ पर SU-57E का ऑफर मॉस्को की तरफ से लगातार चल रहा है। और मॉस्को ने तो यहाँ तक कहा है कि आप 36 और 50 छोड़िए, हम आपको सीधे तौर पर 126 जो एयरक्राफ्ट है इनका ऑफर दे रहे हैं, जहां पर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और TOT भी आपको प्रदान की जाएगी। और आप जो जो मॉडिफिकेशन हमसे चाहते हैं, ये सारे मॉडिफिकेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करके देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन तक रुकने वाले नहीं हैं। हम भारत को इंसिस्ट करेंगे कि तकरीबन 5 एडिशनल स्क्वाड्रन जो है ये भारत की तरफ से खरीदी जाएं। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट डिमांड होगी रूस की, ये भी इंडिया से केटर की जाएगी, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और ये एयरक्राफ्ट जो है ये नासिक फैसिलिटी में बनाए जाएंगे। हालांकि द प्रिंट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत का ये जो डुअल अप्रोच है 4.5 और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के, ये चाइना की बढ़ती 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट का नतीजा है। वरना भारतीय वायुसेना काफी हद तक जो राफेल है उस पर इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब SU-57 के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीजें हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD ने मीडिया के सामने आकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो नया 120 किलोटन का इंजन विकसित किया जा रहा है, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और सैफरान की तरफ से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि सुनील सर ने HAL का स्पेसिफिक रोल क्या होगा इस पूरे प्रोग्राम में, इसको तो डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन हम कंपनी के एक्सपीरियंस की बात करें या कंपनी के पास्ट की बात करें, तो ऑलरेडी ये कंपनी जेट इंजन के लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। जैसे कि सुखोई 30 AMKI के AL-31F इंजन का निर्माण HAL की तरफ से किया गया है और किया जा रहा है। इसके अलावा MiG-29 के जो RD-33 इंजन है वो भी इनके तरफ से बनाए गए हैं, यानी कि इनके पास अनुभव है इस प्रकार के प्रोग्राम को हैंडल करने का। सबसे खास बात तो ये है कि इस समय जो HAL है वो ऑलरेडी 25 किलोटन का जो एक इंजन है वो विकसित कर रही है, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। और इसके अलावा जो F414 इंजन का निर्माण है ये भी HAL की तरफ से किया जाना है। यानी अगर हम HAL के अनुभव की बात करें इस क्षेत्र में, तो वो तो काफी बड़ा है। और ये हमारे लिए काफी खुशी की बात होगी अगर हमारी जो इंडिजिनस कंपनीज हैं वो इसमें आकर पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब HAL के रोल की बात करें तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है कि HAL क्या भूमिका निभा सकती है। हालांकि DK सुनील सर ने तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आइए जानते हैं कि क्या क्या भूमिका है जो HAL के तरफ से की जा सकती है। जो पहली भूमिका हमें देखने को मिल सकती है HAL की तरफ से, वो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली की है। जी हाँ, HAL की जो इंजन डिवीजन है बेंगलुरु में, इसके पास दशकों का अनुभव है जेट इंजन को अंडर लाइसेंस बनाने का। इसमें AL-31F जो कि सुखोई 30 AMKI के हैं, जो कि 123 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसके अलावा RD-33 जो कि MiG-29 में यूज होते हैं और जो कि 81 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, इनको बनाने का अनुभव इनके पास है। और यही एक्सपर्टी HAL को एक ऐसे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर वो AMCA के 120 किलोटन के इंजन का प्रोडक्शन और असेंबली का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी HAL मेंटेन करके चल चुकी है। और रही बात सीरियल प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी के लिए यहाँ पर HAL की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका जो हमें देखने को मिल सकती है HAL की इस प्रोग्राम में, वो है कंपोनेंट डेवलपमेंट की। HAL यहाँ पर एक और तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है,
वो ये है कि इंजन के जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट हैं इनको डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया जा सकता है एचएएल के तरफ से, जैसे कि कंप्रेसर ब्लेड्स हो गई, टरबाइन स्टेजेस हो गई, आफ्टर बर्नर्स हो गए। इनका निर्माण, इनका डेवलपमेंट एचएएल की तरफ से हो सकता है और इनके पास क्योंकि अनुभव है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को लेकर के और हाई टेम्परेचर एलॉयज को लेकर के, जो कि इन्होंने लाइसेंस प्रोडक्शन के थ्रू गेन किया है नॉलेज, तो उसमें जो इंडिजिनस प्रोग्राम पर इनकी भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। और ऐसे में 120 किलोन्यूटन का जो हमारा इंजन है उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि एचएएल पूरी तरीके से योग्य है और इनके पास वो सारी ज़रूरी एक्सपर्टीज हैं जो कि हमें इस प्रोग्राम में चाहिए होंगी। इसके अलावा तीसरी भूमिका में जो एचएएल हमको देखने को मिल सकती है वो है इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की। एचएएल का इसमें भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। एमका के एयरफ्रेम में इंजन को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे टेस्ट करना है, इसमें तो एचएएल की भूमिका निर्विरोध रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तेजस और सुखोई 30 MKI और मिग जैसे प्रोग्राम में जो हमने अनुभव प्राप्त किया है या जो एचएएल ने अनुभव प्राप्त किया है उसको कंपनी यूज़ कर सकती है इस टेस्टिंग पर्पस के लिए। यानी कि एमका में जो इंजन टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है और रिलायबिलिटी और कंपैटिबिलिटी जैसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एचएएल की तरफ से हैंडल की जा सकती हैं काफ़ी आसानी के साथ और एचएएल ने इस चीज़ को भूत में करके दिखाया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण इनका योगदान हो सकता है वो है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का। एज अ पार्टनर अगर इस प्रोग्राम को ये ज्वाइन करते हैं जीटीआरई सैफरन के कोलैबोरेशन में, तो एचएएल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम हो गया, थ्रस्ट वेक्टरिंग हो गई, नो ऑब्जर्वेबल एग्जॉस्ट डिज़ाइन हो गया। इसकी जो नॉलेज है वो इनको मिल सकती है जो कि एचएएल की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगी फ्यूचर के इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम के लिए। यानी एचएएल चीफ ने जो बात कही है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की, ये एचएएल के लिए सर्वदा हित में रही है, क्योंकि एचएएल ऑलरेडी एक ऐसे मैसिव इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी है जहां पर 2000 से ज़्यादा जो AL31 इंजन है ये बनाए गए हैं और RD33 इंजन भी इनके तरफ से बनाए गए हैं और एमआरओ फैसिलिटी ऑलरेडी इनके तरफ से मैनेज की जा रही है। रही बात एमका इंजन की, तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है 100% कि सैफरन क्लियर तौर पर विजेता है। और रही बात इंजन डेवलपमेंट की टाइमलाइन की, तो सैफरन ने स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने आकर ये बात एक्सेप्ट करी है कि 1 दशक के अंतर्गत भारत को जो इंजन है वो दे दिया जाएगा। वही सीरियल प्रोडक्शन इसका तो 11 वर्षों में शुरू हो सकता है। इस समय अगर हम भारत के इंजन प्रोग्राम को देखें तो एचएएल काफ़ी बिजी होने वाली है। एक तरफ इन्हें कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन भी देखना है, जो कि इनको जिम्मेदारी इनको अपॉइंट किया गया है तेजस में कावेरी को इंटीग्रेट करने के लिए। दूसरी जिम्मेदारी इन्हें F414 के लिए देखनी है, जहां पर ये F414 का भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। तीसरी जिम्मेदारी इनके पास ये है कि सैफरन का ऑफर को इनको इवेलुएट भी करना है। और चौथी जिम्मेदारी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एमका इंजन प्रोग्राम में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और एचएएल की जो इंजन डिवीज़न है वो इसमें कैपेबल भी है। और अगर जीटीआरई या भारत सरकार एचएएल को यहाँ पर अपॉइंट करती है तो निसंदेह जीटीआरई की जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी हल्की ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि एचएएल के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।